हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपके एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। और आज हम पढ़ने वाले इसका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है राजनीति में जाति। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अगर आपको ई बुक्स, नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाना है, क्लिक करना है, सारी चीजें आपको सारी जानकारी के साथ प्राप्त हो जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। ऑलराइट, और समझते हैं राजनीति में जाति को। ठीक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो सांप्रदायिकता की तरह पहली बात यहां पर हमें बताई गई है पहले पॉइंट में कि सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। हमने इस चैप्टर में दो बातें पढ़ी हैं, पहले सांप्रदायिकता और जातिवाद। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सांप्रदायिकता और जातिवाद दोनों कैसे अप्रोच है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक। क्या कहते हो, सांप्रदायिकता और जातिवाद क्या है? एक नकारात्मक विचार है, एक नकारात्मक कंसेप्ट है। तो सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। अगर किसी कम्युनिटी को आपको गठित करना है, एक करना है, तो जाति उसका आधार हो सकती है कि एक जाति के लोगों को लो, एक समूह बनाओ, दूसरी जाति के लोगों का दूसरा समूह, तीसरी जाति के लोगों का तीसरा समूह। ठीक इस तरीके से, जिस तरीके से धर्म के आधार पर जो हमें समूह दिखाई देते हैं, उसी तरीके से जातिवाद भी उसी कंसेप्ट पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय यानी कि जो हमारी सोसाइटी उसमें अलग अलग कम्युनिटी का गठन करना है, समूह बनाना है, तो जाति उसका एकमात्र आधार है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। ये जो चिंतन पद्धति है कौन सी, कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन के एकमात्र आधार है। अगर ऐसा सोचा जाता है और ऐसी चिंतन पद्धति है तो इसके अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। एक जाति के लोग आपस में इकट्ठा होंगे और अपनी जाति का क्या बना लेंगे, एक ग्रुप, एक समूह, एक समुदाय। ठीक है, और उनके हित भी एक जैसे होंगे। एक जाति के लोग हैं तो उनके हित एक जैसे होंगे, एक दिशा में वो काम करेंगे। ठीक है, तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है। अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं तो उनसे उनका कोई मेल जोल नहीं होगा। ठीक, फिर क्या बताया गया है कि जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती है। ठीक है, सांप्रदायिकता में हमने क्या देखा है कि अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, कट्टरपंथी बनते हैं, दूसरे के धर्मों को नीचा देखते हैं। ठीक है, और हमारे अनुभव ये बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ऐसा भले माना जाता हो कि सांप्रदायिकता और जातिवाद के आधार पर ही किसी समुदाय का गठन पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है, पर हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो अनुभव है, वो ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे एक्सपीरियंस क्या बताते हैं, हमारे अनुभव क्या बताते हैं? हमारे अनुभव ये बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू है कि हम जिस जाति के, उस जाति के लोगों के साथ हमारा सामूहिक सामाजिक संबंध होता है। लेकिन यही अगर ऐसा कहा जाए कि यही एकमात्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर समूह का गठन करना है तो दूसरे आधार भी समूह के गठन करने के, किसी समुदाय के गठन करने के हो सकते हैं। जातिवाद या सांप्रदायिकता बस नहीं हो सकता।
ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखें, राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। यहां पर एक बात कही गई है कि राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। कैसे? तो देखें, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं, क्या कहा है कि जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं, राजनीति में जाति की बात करेंगे। अब चुनाव का मान लो दौर आ गया है हमारे देश में, तो अब पार्टियां जो हैं अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करेंगी, उम्मीदवारों का वो चुनाव करेंगी, नाम तय करेंगी कि हमारी पार्टी की तरफ से कौन चुनाव में खड़ा होगा। ठीक है, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी। क्या करती हैं कि जो हमारा चुनाव क्षेत्र है उसमें किस जाति के लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, किस जाति के लोगों के मतदाता ज्यादा हैं, वोटर ज्यादा हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। फिर वो अपनी जाति के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं कि भाई हमें वोट दो, आगे जाके हम अपनी जाति के लिए काम करेंगे। ठीक है, और फिर देखना, एक बात तो ये हो गई, और जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का ध्यान रखती हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। क्या कहा गया है कि जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज किस बात पर ध्यान देते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। ठीक, फिर राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। राजनीतिक पार्टियां और जो उस पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से जो प्रत्याशी खड़ा है, चुनाव का उम्मीदवार खड़ा है, वो समर्थन हासिल करने के लिए क्या करता है, जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। समझ में आ रही है बात? और कुछ दलों को जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जाति समूहों का, मतलब एक जाति के लोगों का, जिस जाति के हम है उसका हम क्या कर पाए, उनका ध्यान हम अपनी ओर खींच पाए और हम ज्यादा से ज्यादा वोट को हासिल कर पाए। ऐसी भावना हमने देखी है कई सारी राजनीतिक पार्टियों में, एक तरीके की जातिगत भावना हमें देखने को मिलती है। अब देखें, अब बात आती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है? सभी को वोट देने का अधिकार हो वो व्यक्ति जो वयस्क हो, यानी कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु का हर एक व्यक्ति, उसे वोट देने का अधिकार हो, उसे कहा जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि राइट टू वोट। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो समझ लिया, और एक व्यक्ति एक वोट क्या कहलाया जाएगा कि एक व्यक्ति को, एक पर्सन को सिर्फ एक वोट डालने की ही परमिशन है। एक व्यक्ति 2 वोट नहीं डालेगा, और एक व्यक्ति जो एक वोट डालेगा उसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए समर्थक हों। जी हाँ, ये अधिकार तो दिया है हमारे संविधान ने कि भाई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के हर एक व्यक्ति को वोट देने का राइट है, एक व्यक्ति एक वोट ही देगा। तो इस व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को क्या करने पर मजबूर कर दिया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे क्या होगा? इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता था। ठीक है, वो लोग भी जो है जागरूक हो गए जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता था, क्योंकि अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कंसेप्ट आ चुका है कि किसी भी आधार पर जो है आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, जेंडर का क्यों ना हो, अगर वो 18 साल का है, उससे अधिक आयु का है, तो उसे वोट दिया जाएगा, जिससे अब हर जाति के लोग भी राजनीति में भाग लेने लगे हैं। ठीक, फिर राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है। ठीक है, राजनीति को लोग कैसे देखने लगे हैं? राजनीति को कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अरे राजनीति तो जाति का खेल है, यहाँ पर जाति को प्रधानता दी जाती है, लेकिन हमेशा यह बात नहीं देखी जाती है। हर बार यह बात सच नहीं निकलती है। ठीक है,
फिर क्या है, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर ऐसा देखने को मिलता तब हम कह सकते कि अरे राजनीति तो जाति का खेल है। नहीं, अब हर एक व्यक्ति सिर्फ जातिगत आधार पर वोट नहीं देखता, वो अपने आर्थिक हित देखता है, वो अपने सामाजिक हित देखता है, वो अपने सांस्कृतिक हित देखता है, वो अपने राजनीतिक हित देखता है, ना कि सिर्फ जातिगत हित कि हमारी जाति का व्यक्ति चुनाव में खड़ा है तो हम उसको वोट दें ताकि आगे जाके हमारा जातिगत भला होगा। नहीं, ऐसा नहीं देखता है। तो इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि देश के किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों की मेजॉरिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों पर भरोसा हासिल करना पड़ता है। यानी कि अब वो सिर्फ खुद की कास्ट पर ही डिपेंड नहीं हो सकते कि सिर्फ यही हमें वोट देंगे, क्योंकि लोग जाति आधार पर वोट नहीं दे रहे, लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अलग अलग हितों के आधार पर वोट देते हैं। तो जो चुनाव में प्रत्याशी खड़ा होता है उसको हर एक समुदाय, हर एक जाति, हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी को अपनी तरफ खींचना पड़ता है, हर एक लोगों पर, हर एक वर्गों पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फिर देखें, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। क्या कहा गया? कोई भी पार्टी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती कि ए पॉलिटिकल पार्टी ने जो है भी कम्युनिटी या भी जाति के सभी लोगों का वोट हासिल कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, ये कहा जाता है कि भाई मान लो कि वी जाति का व्यक्ति जो है ए पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा हुआ है तो उसको वी जाति की क्या हासिल है? वी जाति की वोट बैंक हासिल है। उसके पास तो बड़ी सारी जनसंख्या है, बड़ी सारी वोट बैंक है, उसके वोट कहीं नहीं जाने वाले। तो वोट बैंक किसे कहा जाता है कि जब लोग किसी जाति विशेष को एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। पर अब वर्तमान समय में यह बात हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वोट बैंक की परिभाषा क्या कहती है वो यहां पर बताई गई है। अब क्या है, अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो, क्या बात कही गई है कि अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व, कि एक जाति के लोगों का ही अधिकार, वर्चस्व, प्रभुत्व देखने को मिल रहा है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक का अधिकार है। ये भी चीज देखने को मिलती है, यानी कि हमें मिली जुली चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार भी होते हैं। ठीक है, तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि जब जातिगत प्रभुत्व देखने को मिलता है तो जैसे कोई उम्मीदवार है, जैसे आम जनता है जिसको वोट देनी है, तो वो ये देखती कि हमारी जाति के ही दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हमारी जाति के ही दो उम्मीदवार खड़े हुए, अब हम किसको वोट दें? और कहीं कहीं किसी जाति का एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है। यानी कि मिली जुली परिस्थितियां हमें हर जगह इसमें देखने को मिल रही हैं। अब अगली बात कही है कि हमारे देश में सत्तारूढ़ दल, यानी कि वर्तमान में जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, सत्ता पर जो पॉलिटिकल पार्टी बैठी है, मान लो कि वर्तमान में एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, शासन में है, तो हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। यानी कि अभी जो सत्ता है, जरूरी नहीं कि वो आगामी चुनाव में, अगले आने वाले समय के चुनाव में वही जीते। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जिसका शासन है, जिसकी सत्ता है, उसकी हार हमें अगले चुनावों में देखने को मिलती ही है। और अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव ही नहीं हो पाता। लेकिन अगर जातियों और समुदायों को अपना पुराना नेता ही पसंद आता है, पुरानी सत्ता, पुरानी पार्टी, पुराने सांसद, पुराने विधायक ही पसंद आते हैं तो वो फिर से बन जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आगामी चुनावों में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। ऑलराइट, तो यानी कि
चाहे हम जाति में राजनीति की बात करें या राजनीति में जाति की बात करें, तो परिस्थितियां पहले से तो सुधरी हैं। लोग जातिगत वोट उतना नहीं देते हैं, वो सिर्फ जातिगत हित नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि भाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ये सारे हित कहां से हमें कैसे मिल सकते हैं, सारे अधिकार हमें कौन व्यक्ति दे सकता है, तो उस आधार पर वोट मिलते हैं। और कहीं कहीं परिस्थितियां इसकी विपरीत भी हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि मान लो कि किसी एक क्षेत्र में एक जाति विशेष के लोगों की संख्या ज्यादा, उसका ही प्रभुत्व है, तो उसे एक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से एक ही जाति का व्यक्ति खड़ा हो, ठीक है, एक ही जाति के कई सारे उम्मीदवार खड़े, अब लोगों के सामने विकल्प ही नहीं है कि भाई किसको दें, तो हम उस आधार पर यह नहीं कह सकते कि यहाँ पर जातिगत आधार पर वोट दिए जा रहे हैं। फिर लोग ये देखेंगे कि इनमें से बेटर कौन है। ऑलराइट, चलिए, तो जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।